Hello and welcome students to Paragon classes. लास्ट लेक्चर में आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसके बारे में पढ़ा दिया था, लेकिन वो इस लॉ का ज्योमेट्रिकल मेथड था, यानी आपको ज्योमेट्रिकली डायग्राम बनाकर इस लॉ का यूज करते हुए वेक्टर्स को ऐड करना था, यानी उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना था। ये बात रोज बताई जाती है क्योंकि वेक्टर एडिशन लिखने से बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं रोज बता देता हूं बच्चों को बात। तो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना सीख गए थे कल, और डेफिनेशन वगैरह भी आपको बता दी गई थी विद डायग्राम ज्योमेट्रिकली। आज आपके सामने दिख रहा है एनालिटिकल मेथड। ये है आपका एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड के बारे में मैंने बताया था, इस मेथड में हम फॉर्मूला सीखते हैं। तो आपको फॉर्मूला सिखाते हैं, जिसके लिए हम आपको एक डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। तो ये आपका एक डायग्राम है जिसमें ये मैं बना देता हूं। ये फर्स्ट वेक्टर बना दिया मैंने। ये वेक्टर मैंने बनाया है ए से बी तक, और वेक्टर का नाम है पी। थोड़ा क्लियर नहीं है तो क्लियर कर देते हैं। ये वेक्टर का क्या नाम है? पी। एरो लगा दिया। अब आपको बताया था कि जो सेकेंड वेक्टर है वो यहां से स्टार्ट होना चाहिए। इस लॉ के लिए कंडीशन है। ये लॉ आप यूज ही तब कर पाओगे जब वो सेकेंड वेक्टर ए पॉइंट से स्टार्ट हो, ना कि बी पॉइंट से। बी पॉइंट से स्टार्ट होगा तो आप ट्राइंगल लॉ पर चले जाओगे। तो हम अपना नेक्स्ट वेक्टर यहां से बनाते हैं। ए पॉइंट से आपने बना दिया ये वेक्टर का नाम है Q, और ए से कहां तक बनाया गया है? C पॉइंट तक। तो अब आपके सामने ये दोनों वेक्टर्स बन गए हैं। ये जो हमारा एंगल है ये कहलाता है थीटा, और ये एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। और यहां पर भी आपको P वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन होगा, Q वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड गिवन होगा, और उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो भी गिवन होगा। ये तीन चीजें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले गिवन होंगी। आपको एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने का, जिसमें इन तीन चीजों की हेल्प से, P के मैग्नीट्यूड, Q के मैग्नीट्यूड और थीटा, उनके बीच के एंगल की हेल्प से आप वो रिजल्टेंट फाइंड आउट करें। तो कल ज्योमेट्रिकली आपको क्या बताया था कि आपने सबसे पहले इन दोनों वेक्टर्स के बनने के बाद एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, जो इन्हीं दोनों की हेल्प से बनेगा। ये बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल लाइन बनानी है। ये लो जी, ये आपका जो वेक्टर ब्लू कलर से दिखाया है, ये इस AC यानी Q वेक्टर के पैरेलल ये आपने खुद बनाया है। और यहां से यहां तक एक वेक्टर और बन जाएगा। ये
गया जॉइन। ये जो सी से वेक्टर, ये इस पॉइंट को मैं डी मान लेता हूं। इस पॉइंट को मान लेता हूं डी, और यहां बी से डी तक जो वेक्टर बना है वो क्यू के पैरेलल है, तो आप इसे क्यू लिख सकते हैं। और सी से डी तक जो वेक्टर बना है वो पी के पैरेलल है, तो आप इसको पी लिख सकते हैं। ये आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। और लॉ के मुताबिक क्या बताया गया था कि इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या आएगा, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है ये आपका पैरेललोग्राम का डायगोनल है, ये डायगोनल इनका रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए मैंने इसको आर लिख दिया। अब कल तक आप इस डायगोनल को मेजर कर रहे थे क्योंकि आपने ज्योमेट्रिकल मेथड सीखा है। आज आपको सिखाया जाएगा कि इस आर को बिना मेजर किए कैसे फाइंड आउट करना है फॉर्मूले की हेल्प से। तो आप इसे मेजर ना करके इसका फॉर्मूला निकालना सीखोगे। अब ये फॉर्मूला निकालना सीखने के लिए मैं पहले इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। ये आपका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है जो हम अलग से कर रहे हैं, इसलिए मैं इसे रेड कलर से शो कर दे रहा हूं, जिससे ये सबको पता चले कि ये चीज पहले से नहीं थी, यहां हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। ये एक लाइन ऐसे बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दी जाए और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, इस पर परपेंडिकुलर का क्या मतलब हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया और इस पॉइंट का नाम मैं ई रख देता हूं। तो क्या कंस्ट्रक्शन किया सब बच्चों ने देख लिया। पैरेललोग्राम बनने के बाद आपने इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल देना है और इस साइड को आगे एक्सटेंड कर देना है। सारे स्टेप्स एक बार फिर से बता दूं। पहला वेक्टर आपने P बनाया था जो आपको गिवन है, Q वेक्टर भी आपको गिवन है, उनके बीच का एंगल भी, ये तीनों वैल्यूज आपको गिवन है। आपने बस P के सामने एक और वेक्टर बना दिया तो वो वेक्टर P के पैरेलल बना दिया आपने। Q के सामने एक और वेक्टर बना दिया तो वो Q के पैरेलल हो गया, ये तो P नाम रख रहा हूं मैं। Q के सामने एक और वेक्टर बना दिया, वो Q के पैरेलल हो गया, पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। डायगोनल उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस डायगोनल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ही हमने ये कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब आपको दिखाते हैं पूरा फॉर्मूला। फॉर्मूले में सबसे पहले टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, सबसे पहले हम रिजल्टेंट का आपको मालूम करके दिखाते हैं क्या, मैग्नीट्यूड। ये लो जी, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल ADE, देख रहे हैं ट्राइंगल हो गया आपका A और D और E, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल। दिखाएं फिर से,
ए से ये डी तक गए और फिर ई तक आए हैं, और ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम इस ट्राइंगल में क्या ले रहे हैं, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर, बल्कि D से पहले मैं AE लिख देता हूं, AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ये जो आपने राइट एंगल ट्राइंगल लिया है ADE, इसमें आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी है। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आप पिछले वाले में भी कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में AD स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इस AE स्क्वायर को आपने AB प्लस BE लिख लेना है। यहां मैं रीजन लिख रहा हूं, सिंस AE इज इक्वल टू AB प्लस BE। जिन बच्चों ने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा है तो ये सारे स्टेप्स पहले देख चुके हैं बच्चे। ये देखने पर जो भी मैं स्टेप्स बता रहा हूं, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं देखा है। तो कृपया इससे पहले के वीडियो में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जरूर देखें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, AD स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे किस फॉर्मूले से, A प्लस B के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, जो होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है जी। तो आपको यहां फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB डॉट BE। ये इस फॉर्मूले की वजह से आया है, जिसमें इस पूरे पोर्शन को स्मॉल a और इसको स्मॉल b मान के उनका एक्सपेंशन कर दिया है, और प्लस आपका DE स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे ही है। अब गौर से देखने वाली बात है, ये गौर से देखें, BE स्क्वायर, इसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ये रहा, और DE स्क्वायर, इन दोनों को देखें, यहां देखते हैं, ये BE स्क्वायर BE और ये DE स्क्वायर, मैं यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं, रीजन सिंस BE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर होगा। कहां से आया ये भी पाइथागोरस थ्योरम से ही आया है। ये जो आप देख रहे हो ये छोटा BDE, ये ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल ही है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो इसमें BD जो है, ये चीज, ये साइड BD, ये हाइपोटेन्यूज है, B जो है वो बेस है, और D जो है वो परपेंडिकुलर है। फिर से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर की जगह हम रख देंगे BD स्क्वायर।
और प्लस 2AB और BE ऐसे ही रहेगा। ये दोनों, ये वाला और ये वाला दोनों गायब हो गए, उसकी जगह BD स्क्वायर आ गया है। और यहाँ एक छोटी सी चीज और देख लें, तो उसके लिए मैं ऐसे एक यहाँ अलग से एक लाइन बना देता हूं। और इस बॉक्स में लिख देता हूं क्या, इन ट्राइंगल BDE, इस BDE ट्राइंगल में ये जो एंगल है ये भी थीटा ही होगा। उसका रीजन क्या है, ये जो आप एंगल देख रहे हो ये वाला, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। रीजन बताते हैं। AC, ये जो AC साइड है, और BD, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल। और ये जो AB साइड या AE पूरा ये नीचे वाला साइड है, ये उनका पैरेलल को कट करने वाला ट्रांसवर्स है। जो दो पैरेलल लाइन को कट करता है उसे ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं। और ये दोनों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जिनको थीटा दोनों को बराबर माना है, वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। तो जैसे कुछ एंगल्स के बारे में प्रॉपर्टीज हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये वाला और ये वाला, इसलिए दोनों बराबर हैं, इसलिए इसको भी थीटा मान लिया हमने। और इस ट्राइंगल BDE में अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे। तो दोबारा लिख देते हैं, कभी बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो जाती है। किसकी वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा की। क्या आएगी कॉस थीटा की वैल्यू, बेस है इसमें BE अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, BD। तो देयरफॉर BD का वैल्यू, BE का वैल्यू आ गया है BD। B का वैल्यू कितना आ गया, BD कॉस थीटा। ये BD को इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करा और BE का वैल्यू आपने निकाल दिया। अब वो वैल्यू यहां पर पुट किया जाएगा, बाकी सब वैसे का वैसे ही रहेगा। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2AB। अब तक सब कुछ वही है, डॉट के आगे यानी मल्टीप्लाई के आगे BE को क्या लिखा है, BD कॉस थीटा। ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, इसको दोबारा लिख देते हैं, ये D आएगा यहाँ, D। तो BD कॉस थीटा, ये वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। अब सारे साइड्स का हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, गौर से देखें। AD, A से D तक की साइड को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, R से। और R का भी मैग्नीट्यूड लिखना है आपने, क्योंकि R एक वेक्टर है, उसमें मैग्नीट्यूड अलग होता है, डायरेक्शन अलग होता है। AB स्क्वायर, ध्यान से देखो, A से B तक, इसको क्या बोला जाएगा, P के मैग्नीट्यूड का, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना ही पड़ेगा, प्लस BD, देख रहे हैं, B से D तक इस वेक्टर को क्या कहा जाएगा, Q
इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी को फिर से क्या कहा जाता है, पी, अभी बताया था, डायग्राम में देखें समझ आ जाएगा। और बी डी फिर से क्या बताया था, क्यू, तो क्यू लिखा जा रहा है, और साथ में कॉस थीटा, और यहाँ ये छूट गया है, देखो ए डी का स्क्वायर है तो आर का भी स्क्वायर है। बाकी सब कुछ ओके है। तो अब आपके पास फाइनली फॉर्मूला बन गया, आर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या बन गया, अंडर रूट कर लें, और अंदर पूरा ये जो राइट साइड में लिखा है पी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस क्यू के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी का मैग्नीट्यूड क्यू का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये सब कुछ स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है। छोटा सा, ओह पूरा हट गया, चलो कोई नहीं, दोबारा बना देते हैं। ये सब कुछ स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है। तो ये आपका जो फॉर्मूला है वो बन गया है दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का फॉर्मूला। और ये मेथड आपने पहले भी देख लिया है, ये सब कुछ कॉस थीटा वगैरह सब कुछ देखा हुआ है। जिसने नहीं देखा वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के एनालिटिकल मेथड में जाएं पिछले वीडियोस में, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा ये 2-3 वीडियो पहले। लेकिन जो फॉर्मूला फाइनली डिराइव हुआ है उसे देखकर क्या पता चल रहा है, ये फॉर्मूला भी वैसा का वैसा ही आया है जैसा ट्राइंगल लॉ में आया था। तो इस फॉर्मूले को देखकर आपको ये पता चल रहा है कि अगर आप दो वेक्टर्स को ट्राइंगल लॉ के हिसाब से ऐड करें या पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से ऐड करें, एनालिटिकल मेथड करने पर फॉर्मूला सेम आता है। हाँ, ज्योमेट्रिकल मेथड में आपको ट्राइंगल की थर्ड साइड मेजर करनी होती है और यहां पर पैरेललोग्राम का डायगोनल मेजर करना होता है। तो ज्योमेट्रिकली दोनों के डायग्राम्स थोड़े अलग हैं, लेकिन थोड़े ही अलग हैं वो भी, लेकिन फाइनली फॉर्मूला जो आपका आया है टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, वो फॉर्मूला बिल्कुल पहले जैसा ही है। तो जैसा कि आपने ये देख लिया कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। अब हम आपको इसका नेक्स्ट पार्ट कराते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। हमें मालूम करना है रिजल्टेंट का डायरेक्शन, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। और आपको मैंने बता दिया था डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या चीज फाइंड आउट करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज द एंगल विच द रिजल्टेंट मेक्स विद द फर्स्ट वेक्टर। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझाई जा चुकी है। और क्यों फाइंड आउट करते हैं एंगल को, अल्फा को, वो भी आपको रीजन बताया जा चुका है पिछले लेक्चर्स में। तो मैं बार बार बच्चों को कहता ही हूं कि अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रही है तो वो पिछला लेक्चर, पिछले वीडियोस जरूर देखें। तो टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल अल्फा विच द रिजल्टेंट मेक्स विद द फर्स्ट वेक्टर। ये देखो ये रिजल्टेंट है और फर्स्ट वेक्टर पी और क्यू में से कौन सा था, पी था। उसने जो रिजल्टेंट ने पी के साथ एंगल बनाया है वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम यहाँ बच्चों को दिखाते हैं
इन ट्राइंगल, फिर से हम लेंगे ए डी ई, देख रहे हैं ए डी, ये रहा वो ट्राइंगल, ये ए से डी तक, फिर ये पूरा बड़ा ट्राइंगल, ए डी ट्राइंगल में tan अल्फा, यहां लिखता हूं मैं tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू, अब जो अल्फा के सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है हमारा डी और बेस है ए ई, और इसी को हम और करके tan अल्फा इज इक्वल टू, डी को फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूं मैं, और ए ई को क्या लिखूंगा, ए बी प्लस बी ई, ए बी प्लस बी ई, देख रहे हैं ए ई ये पूरा यहां से यहां तक है, उसको हमने ए बी प्लस बी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इससे जस्ट पहले आप बीई की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हो, और वो आपके पास आई थी बी की वैल्यू बी डी कॉस थीटा, आज के ही लेक्चर में करके दिखाया है और ट्राइंगल लॉ में भी करके दिखाया था। तो बी ई की वैल्यू बी डी कॉस थीटा आई है, यह आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा है, और सेम ट्राइंगल में ही अगर मैं साइन थीटा लिखूं, ऑल्सो उसी ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी डी ई, हाँ ये स्मार्ट बोर्ड थोड़ी शैतानी कर रहा है, इन ट्राइंगल बी डी ई, ये ट्राइंगल में आपने ये वैल्यू पहले ही फाइंड आउट कर ली है अभी थोड़ी देर पहले, अब हम इसी ट्राइंगल में साइन थीटा को अगर कैलकुलेट करें तो वो होगा परपेंडिकुलर यानी डीई अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बीडी, तो आपके पास डीई की वैल्यू भी आ जाएगी बीडी साइन थीटा, ये आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब आपने इस फॉर्मूले में tan अल्फा के फॉर्मूले में डीई की जगह पुट करना है बीडी साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में ए बी की जगह कुछ नहीं पुट करना, वैसे का वैसे ही रहेगा। बीई की जगह आपने पुट करना है बीडी कॉस थीटा, ये दोनों इस बॉक्सेस से आपने यहां फॉर्मूले पुट कर लिए हैं, और अब आपके पास फाइनली tan अल्फा का फॉर्मूला बन गया है बीडी, गौर से देखो बी से डी तक वेक्टर का नाम है Q, तो आपने Q का मैग्नीट्यूड लिख लिया, और साथ में साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए बी जो है, ये ए से बी तक का वेक्टर देख रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड है P, और प्लस बी डी फिर से Q कॉस थीटा, यानी आपके पास फाइनली फॉर्मूला आ चुका है, और वो फॉर्मूला आप ऐसे लिखोगे
मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दे रहा हूँ जिससे बच्चों को दिक्कत ना हो कि पार्टीशन अलग है, और यहाँ भी खींच देता हूँ ये ऐसे, और एक और वन मोर, ये आपकी लाइन होगी। अब आपके पास इस फॉर्मूले को ऐसे लिखने का मेथड बताया था, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स Q मैग्नीट्यूड ऑफ Q into sin theta divided by P plus Q cos theta। और आप बच्चे देख ही रहे होंगे कि भले ही आपने ट्राइंगल लॉ यूज किया है या पैरेललोग्राम लॉ यूज किया है, दोनों जो हमारे फॉर्मूले आए हैं ये आप देख रहे हो, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, और जो ये देख रहे हो आप, ये किसका फॉर्मूला है? डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट का। ये फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, और ये फॉर्मूला है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम आए हैं ट्राइंगल लॉ जैसे ही। अब दोनों का डेरिवेशन आएगा तो आपको कैसे करना है वो समझ ही गए हैं, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन इस चैप्टर से थ्योरी में पूछ लिया जाता है कि डिराइव द फॉर्मूला या एनालिटिकल मेथड ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या डिराइव द फॉर्मूला या एनालिटिकल मेथड फॉर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों ही केसेस में आप दोनों फॉर्मूले अलग अलग डिराइव करना सीख गए हैं, लेकिन अगर इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल आता है और दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए कहा जाता है तो मेथड मेंशन नहीं किया जाएगा। यानी ये नहीं कहा जाएगा कि आपको ट्राइंगल लॉ से ऐड करना है या पैरेललोग्राम से। वो क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि आप दोनों में से किसी भी लॉ से उसको ऐड करोगे तो जो आपका जो आंसर है मैग्नीट्यूड का भी और डायरेक्शन का भी वो सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों फॉर्मूले सेम है। यानी अगर आपको दो वेक्टर गिवन है, कैसे गिवन होंगे क्वेश्चन में? एक तो आपको गिवन होगा क्या, बताते हैं। एक आपको गिवन होगा P का मैग्नीट्यूड, और गिवन होगा Q का मैग्नीट्यूड। क्या क्या गिवन है? P वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आपको गिवन होगा, और गिवन होगा Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साथ में गिवन होगा थीटा, यानी उन दोनों के बीच का एंगल। अगर आपको ये तीनों चीजें गिवन हैं तो आप किसी भी लॉ का इस्तेमाल करो, फॉर्मूला सेम है। इन तीनों को यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन आ जाएगा। बच्चों को क्वेश्चन सेंड कर दिए जाएंगे और वो उन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सिखाया जाएगा। एडिशन आपका यहां पर फिनिश होता है। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के साथ।